मेरा नाम प्रेम नट है और पिताजी का नाम मंगूराम नट है और हम नट समुदाय से हैं, बेलवा नट बस्ती से हैं। नट समुदाय में जैसे आप काम कर रहे हैं, जी किसी भी क्षेत्र में कोई परेशानी होती है तो आप 28 बस्तियों में जाते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। जी और आप अभी कहे कि हम चाहते हैं कि हमारे जैसे और लोग भी इस बस्ती में या इस समुदाय के लोग आएँ, तो आप उसमें क्या काम कर रहे हैं कि आपके पीछे एक नई जनरेशन तैयार हो जो इस तरीके की आवाज़ उठा सके या इस तरीके के काम के लिए तैयार हो पाए? जैसा कि मैंने बताया था कि जब हम जब संस्था वाले को देखे, कुछ एनजीओ के लोगों को देखे कि वो काम कर रहे हैं, तो वो हमारे जहन में एक बन रहा था कि नहीं, ये काम अच्छा है और ये बदलाव का एक काम है तो हम कर सकते हैं। तो हमने उनसे जॉब मांगा था, तो हमें फिर पढ़ाने के लिए 400 रुपये महीने पे 400 दिया जाता था बड़ेपुर स्कूल में। और फिर उसके बाद उन लोगों ने हमको धीरे धीरे, जब हम 1 साल पढ़ाने के बाद फिर हमें गांव में भेजना शुरू किया उन लोगों ने कि मतलब आप गांव में सर्वे करिए, लाल राशन कार्ड किसके पास है, सफ़ेद राशन कार्ड किसके पास है, पेंशन किसको नहीं मिलता या नहीं मिलता। तो हमें धीरे धीरे सर्वे का काम शुरू किए। उसी दौरान हमको 1-2 ट्रेनिंग भी मिलती थी संस्थाओं के द्वारा कि नहीं, हमें ऐसा करना है, ऐसा करना है। ग्राम पंचायत की ट्रेनिंग मिली। हमें याद है उस टाइम पे बल्लभ पांडे कैथी वाले थे और उन्होंने ग्राम पंचायत पे एक बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग दी, जो आज भी हमारे जेहन में वो बात याद है। तो ग्राम पंचायत की ट्रेनिंग लेके तो हमारे यहाँ बेलवा में जो कंडीशन थी कि हमारे यहाँ 35 साल से एक ही बंदा प्रधान था। ग्राम प्रधान 35 साल से एक ही बंदा था, राजेंद्र प्रसाद तिवारी। और वो इतना प्रधान की कुर्सी को इस तरह से होल्ड करके, या कैसे कह लीजिए, हमेशा इलेक्शन वो जीत जाते थे। हर बार वो इलेक्शन जीत जाते थे और प्रधान बन जाते थे। और इतना कठोर प्रधान की कोई बस्ती का लोग या कोई गांव का लोग उनके पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। वो जाने के बाद उनका ये क्या रे किस लिए आए हो, ऐसा अल्फाज उनका था कि डर जाते थे लोग, कोई जाते नहीं थे। 35 साल प्रधानी की। तो ये जो संस्था के साथ हमने काम शुरू किया ना, तो फिर उसी दौरान काम करते करते ग्राम प्रधान का इलेक्शन आया। तो संस्था वाले ये कह रहे थे कि ये प्रधान 35 साल से हैं, इनको बदलना चाहिए। तो ये बात हमारे भी मन में लगी कि अरे सही बात है, 35 साल से एक ही बंदा प्रधान है, क्यों ना प्रधान बदला जाए, किसी और को प्रधान बनाया जाए। फिर उसके बाद हम लोगों ने पूरे गांव में अब बेलवा जो 22 मौजा है, इसी 22 मौजा में हम लोगों ने कैंपेनिंग शुरू की कि नहीं, प्रधान को बदलना है। तो हम लोग एक दिन ढेबुहा में बैठे थे, ढेबुहा गांव में बैठे थे और वहीं पे बैठक कर रहे थे। और लाठी डंडा लेके अपर कास्ट के कुछ 25-30 लोगों ने हम लोगों को घेर लिया और बोला कि अगर तुम लोग गांव में घूमोगे, संस्था वाले भी थे हमारे साथ, तुम लोग गांव में घूमोगे तो मार के हाथ पांव तोड़ देंगे और नहीं तो यहाँ से चले जाओ। तो वो हमको बोल रहे हैं कि बोलो, तुम तो इसी गांव के हो, तुम तो प्रचार कर सकते हो, तुम तो घूम सकते हो। तो अच्छा, हम धीरे डरते डरते बोले कि हम तो इसी गांव के, हम तो करेंगे। कहे नटऊ सरऊ कर तो हर मार के हाथ गोड़ तोड़ दे अगर दोबारा देखैले तू गांव में, तो जा अपन नटाने रह जा, बड़का नेताई मत कर जा। अब हमको लगा कि अच्छा नेताई कर रहे हैं। अब वो डांट रहे हैं, हमारे मन में और हो गया कि नहीं करेंगे। तो ये संस्था वाले बोले कि अरे तुमको गाली दिया है, कंप्लेन करेंगे। हम कहा हाँ, हम कंप्लेन करेंगे। गए थाने में कंप्लेन किए प्रधान जी के। तो प्रधान जी काफ़ी पावरफुल थे, वो कई कंप्लेन होने के बाद उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। तो कैंपेनिंग के दौरान हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया। तो सत्यनारायण गिरी को हम लोगों ने राजेंद्र तिवारी के अगेंस्ट खड़ा करवाया कि आप प्रधानी लड़िए। सत्यनारायण गिरी खड़े भी हुए और खूब कैंपेनिंग के बाद भी लगभग 600 वोट सत्यनारायण गिरी उस टाइम पाए भी थे, 600 वोट भी उनको मिला था। और फिर भी हार गए, जीते राजेंद्र तिवारी ही, नहीं सत्ता बदल पाया। फिर लगातार काम चालू हो गया। तो काफ़ी बड़े इनसे ये हमेशा संस्था के काम को रोकते थे। फिर संस्था ने क्या किया कि अब तुम इसी गांव के हो और हम तुमको इस गांव की जिम्मेदारी दे रहे हैं, अब इस गांव में काम तुम अकेले करो। फिर मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि पंख पसारने का मौका मिला और हम फिर इसी गांव में काम अपना स्टार्ट किए। फिर संगठन बनाना, संगठन निर्माण करना, अपने बस्ती से स्टार्ट करना, हमारी बगल की मुसहर बस्ती में जाना। अब उनकी जो समस्याएं थी, उनके जो मुद्दे थे, उन मुद्दों के साथ लिखा पढ़ी करना। हम नट बस्ती और मुसहर बस्ती में जाते थे, बैठक करते थे, उनकी सारी समस्याओं को अपनी डायरी में, कागज़ में नोट करते थे और फिर जिलाधिकारी वाराणसी के नाम पे, डीएम साहब के नाम पे दरखास्त बनाते थे और सारी दरखास्तों को एक झोले में भर के, आप यकीन हर 2-3 दिन बाद मुझे साइकिल से मैं बनारस जाता था, और जिलाधिकारी कार्यालय में जाके
और मुझे इतना याद है, नितिन रमेश गोकरण उस टाइम बनारस के जिलाधिकारी थे, और नितिन रमेश गोकरण जब कई बार जाते जाते वो फेस इतना देख गए थे ना, बोलते हैं कि तो एक दिन जब फिर हम गए तो ये एक झोला कंप्लेन था, तो वो बोलते हैं कि हाँ, आज कितना कंप्लेन लेके आए हो, मतलब जिलाधिकारी साहब कह रहे थे कि आज कितना कंप्लेन लेके आए हो। हम बोले साहब ज़्यादा नहीं, 10-20 तो होगा। लाओ लाओ लाओ, तुम्हारे बेलवा से तो बहुत सारा कंप्लेन आ रहा है। पर उस पर कोई कार्रवाई होती हाँ, थी? कार्रवाई होती थी। कोई हल हमें निकलता था? जानकारी था कि जब तक नितिन रमेश गोकरण जिलाधिकारी रहे, कब सन की बात है? किस सन की? ये नितिन रमेश गोकरण 2007 या 7-6 की बात, 6 या 7 की बात है। उस टाइम जिलाधिकारी थे और हम लोगों की कंप्लेन को बड़ी संगीनता से लेते थे, ऑर्डर भी करते थे। तो किसी का राशन कार्ड नहीं, पेंशन नहीं बन जाता था, राशन पूरा का पूरा ब्लैक हो जाता था। हम लोगों ने उसकी लड़ाई भी छेड़ी कोऑपरेटिव का कि भैया पूरा राशन ब्लैक हो जाता है, मिलता नहीं है, मिलता है तो कुछ बड़ी कास्टों को पहले मिल जाता है, हम लोग का नंबर नहीं लगता है। तो इस सब बातों को कंप्लेन करके तो हमारा काम हो गया था पूरा एकदम कि झोला उठाना, साइकिल लेना, मुसहर बस्ती में आज बैठना है, बैठक करना है, सारी समस्याओं को नोट करना है, डीएम साहब को बताना है। नट बस्ती में बैठना है, सारी समस्याओं को नोट करना है, नोट करके डीएम साहब को बताना है। फिर सोनपुरवा नट बस्ती पहुँचे हैं, मझगवा नट बस्ती पहुँचे हैं, कपसेठी नट बस्ती पहुँचे हैं, जयसिंहपुर नट बस्ती गए हैं और भररिया नट बस्ती गए हैं। इस तरह से हमारी जो नट बस्तियाँ थी, जगह जगह फिर हम जाना शुरू कर दिए कि अब हम अपने लोगों को जगाएंगे। अब हमें लगा कि हमें लीडरशिप, जैसा आपने पूछा ना कि लीडरशिप आप कैसे लाएंगे, अब हमें लगा कि नहीं, हम अपने जैसे और लोगों को तैयार करेंगे, उन्हें कार्यकर्ता बनाएंगे, जागरूक करेंगे, ताकि जब उनके गांव में कोई घटनाएं घटित हो या कोई समस्याएं हो तो वो खुद वहां से उसकी फाइट करें, लेके जाएं। तो ये हमारा पूरा काम, और इसी को बनाते बनाते हमने एक मंच संस्था बनाया, नट समुदाय संघर्ष समिति। फिर धीरे धीरे हमारी समुदाय में एक पंचायत होती है, काफ़ी मजबूत अपनी पंचायत होती है। उस पंचायत में भी धीरे धीरे हमने हस्तक्षेप करना शुरू किया। आज ऐसा माहौल है हमारे समुदाय में कि हम लोग कोर्ट कचहरी जाना नहीं पसंद करते, या तो कहीं हम लोग कोर्ट कचहरी को बाय बाय करते हैं, अपने गांव की समस्या अपने में ही बैठ के सुलझा लेते हैं, बड़ा से बड़ा मामला। क्या पंचायत की एक, क्योंकि आपके सब परिचित होते हैं, आपके समुदाय के लोग होते हैं जी, तो उसको किस तरीके से करते हैं कि दोनों पक्षों को न्याय मिले? तो पहले ये था कि किसी पक्ष के मजबूत लोग हैं तो उस पक्ष के जो कमजोर पक्ष है उसको दबा के फैसला दे देते थे कि भैया इन्हीं का चलेगा। जब से मैंने अपने पंचायत में, जो नट पंचायत है, नट समुदाय का पंचायत है, इसमें हस्तक्षेप शुरू किया, तो मैं एक पूरे अपने प्लान के साथ गया कि भैया अगर दोनों पक्ष हैं तो मैं दोनों पक्ष की पूरी एक फैक्ट फाइंडिंग करूँगा, दोनों पक्ष के तरफ से बयान लिया जाएगा, दोनों पक्ष से बात किया जाएगा, दोनों पक्ष के गवाहों की तरफ से बात किया जाएगा, उस गांव के लोगों से बात किया जाएगा। पूरी बातों को समझने के बाद जब ये लगता है कि नहीं, ये मामला सुलझ सकता है पंचायत में, तो ठीक है, सुलझ जाए, नहीं सुलझता है तो मामला फिर आगे जाता है कोर्ट में, कचहरी में। नट समुदाय के लिए इतना काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से बच्चों को शिक्षित किया जाए या उनको मोटिवेट किया जाए, उनके पेरेंट्स को, या ऐसी कोई आप व्यवस्था करने के बारे में सोचते हैं? जिसे हमारी अपनी संस्था की पूरी सोच है और सोच के हम इस पे काम भी कर रहे हैं। हम लोग लगातार यह कोशिश कर रहे हैं ना कि मतलब जो बच्चे बचपन में जो पढ़ने की उम्र है, उस उम्र में जो विस्थापित होकर यहाँ से बाहर बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता चले जा रहे हैं, हम लोग किस हद तक कुछ मतलब रोजगार महिलाओं के लिए यहीं पे उनको कुछ रोजगार मुहैया करा पाएँ, खुद की चीज़ें, मतलब स्वदेशी अगर कहिए तो खुद की चीज़ें, कैसे वो कुछ अपना काम कर लें, जैसे अगरबत्ती बना लें, मोमबत्ती बना लें, या बाली वाली का काम कर लें, या फिर बकरी पालन का काम कर लें, भैंस पालन का काम कर लें, कुछ यहीं पे काम कर लें, जिससे कि वो फिर उनके जो आदमी लोग हैं, मर्द लोग हैं, वो जाएं बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, वो जाएं, कमाएं, वो अपना मेहनत करें, मजदूरी करें, कमाएं, परिवार में 2 पैसा भेजें। महिलाएं यहाँ पे अगर हैं, महिलाएं अगर खुद को कुछ रोजगार का काम कर रही हैं, 100-200 का उनका अपना खुद का हो जा रहा है, तो बच्चे स्कूल जाएंगे आएंगे। हमारी लगातार ये कोशिश है कि फिर हम बच्चों को बराबर, अभी हम जैसे अभी स्कूल खुलेगा तो हम कैंपेन चलाएंगे संस्था से कि स्कूल चलो। हमने 2004 से अपना जब काम शुरू किया, हम रुके नहीं, क्योंकि हमें बाबा साहब का वो कथन याद है कि भागो भागो खूब भागो, नहीं भाग सकते तो चलो, चलो नहीं चल सकते तो रेंगो, अगर रेंग भी नहीं पाओगे तो तुम जिंदा लाश हो और अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। आपके घर का माहौल कैसा है? आपकी जो पत्नी है
वो क्या करती हैं? जैसे हमारी पत्नी का आपने नाम लिया, ये 2005 से जैसे मैं सक्रिय हुआ, अच्छा, तो वैसे साथ साथ हमारी पत्नी भी लगातार जागरूकता के काम को लेके समुदाय में लगातार जागरूकता का काम करती रहती हैं, महिलाओं के साथ बातचीत करने की। आज ये देखेंगे ना, अब ये ब्रज बस्ती, अब अगर हम 10 साल पीछे देखते हैं ना और आज देखते हैं, हमें बदलाव दिखता है तो हम बड़ा खुश होते हैं। अब बदलाव इस बात का बदलाव ना कि अब अगर हम बहुत ग्रास रूट लेवल की बात करें तो साफ़ सफाई नहीं रहता था, बस्ती हमारी पूरी गंदी पड़ी रहती थी, हैंडपम्प या कुआं के पास पूरा कचरा फैला रहता था। लेकिन आज हम अगर हम आपको बस्ती घुमाएंगे ना तो हम नहीं कहेंगे, आप खुद बोलेंगे कि अरे वाह कितनी साफ़ सुथरी बस्ती है। जो हमारे वाइफ का नाम माना है, तो एक माना का जागरूकता है कि वो लगातार महिलाओं के साथ बातचीत करने। को कब्रिस्तान की ज़मीन क्यों चाहिए? आपके यहाँ क्या मरने के बाद दफनाने की का प्रथा हाँ है? देखिए, जैसे हमने आपको बताया ना, हम घुमंतू समुदाय से हैं। हाँ, और घुमंतू समुदाय ये कोई, अगर हम इसको कहें, ये कोई धार्मिक मतलब चीज़ें नहीं है कि नहीं मतलब आप मुस्लिम हो इसलिए दफनाओ, हिंदू हो इसलिए जलाओ। हमारे में ऐसी कोई धार्मिक चीज़ें नहीं है। हम कुछ कल्चर हमारे हैं जो हमारे साथ चले आए, हमारे दादा परदादा के साथ चले हैं। जैसे कि हमने दादा और पिताजी से भी सुना था कि मतलब हम डेरा तम्बू लेके जाते थे, घुमंतू थे, कहीं पे हम जाते थे, वहाँ पे डेरा डाले और हमारे लोगों की किसी की डेथ हो जाती थी तो वहीं पे गड्ढा खोदते थे, मिट्टी को वहीं पे ढक देते थे और ढक के वहाँ से आगे बढ़ जाते थे। तो वो प्रथा आज भी है। अब जैसे बाप दादाओं ने वो प्रथा को नहीं बदला, तो अब हम लोग अगर वो बदल देते हैं, बदलना तो आसान है, कोई बड़ी बात नहीं। मतलब अब लोकतंत्र है, सब कुछ है। अब चाहे मैं अपनी बॉडी को जलाऊं या अपनी बॉडी को दफन करूं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमें संविधान अधिकार देता है कि हमारा शरीर है चाहे मैं उसको सुपुर्दे खाक करूं, जलाऊं या तो फिर मिट्टी में दफन करूं। तो हम लोग ये संविधान को मानने वाले लोग हैं और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग, इसलिए हमें कोई आपत्ति नहीं कि मतलब हम जलाते हैं या दफन। हमें जो मंजूर होता है हम लोग वैसे ही करते हैं। समाज को लगता है कि नहीं दफन करना चाहिए, बाप दादा से प्रथा चली आ रही है, तो समाज में लोग दफन करते हैं। अब सवाल ये है कि बेलवा हमारा 22 मौजे का गांव है। हमने तो कई बार एसडीएम पिंडरा, तहसीलदार पिंडरा, कानूनगो पिंडरा, लगातार जिलाधिकारी, कई बार हमने मतलब कब्रिस्तान के लिए ज़मीन मांगा कि साहब बेलवा में कब्रिस्तान नहीं है, ज़मीन दीजिए। लेकिन उनका कहना था, अब क्या था कि एक दो डिसमिल ज़मीन आवंटन में हम लोगों के पुरखों को मिला है, 1-2 डिसमिल ज़मीन। अब इतनी मजबूरी है कि अब हमारे पास ज़मीन नहीं है कब्रिस्तान का, तो हम लोग इतना मजबूर होते हैं कि हम मतलब क्या करते हैं, जब वो आवंटन की जो 1-2 डिसमिल ज़मीनें मिली हैं, उसी ज़मीन में हम लाश को दफन कर देते हैं। क्या बेलवा में एसडीएम द्वारा बताया गया कि मतलब कब्रिस्तान की ज़मीन है, रजिस्टर्ड है, उसके खतौनी कागज़ सब दिखाया गया। अब सवाल ये है कि वहाँ पे नाऊ समुदाय, डफाली समुदाय और माली समुदाय, 3 समुदाय के लोग वहाँ पे दफन करते हैं। है हमारे ग्राम सभा में ही, हमारा भी उतना ग्राम सभा पे हक है जितना कि उस समुदाय का हक है। अब हम बार बार ये कहते हैं थोड़ा अगर प्रशासन इसमें, आपके चैनल से भी कहेंगे कि प्रशासन इसमें हस्तक्षेप करके और सुलह समझौता से उन चीज़ों को अगर सुलझा दे, तो हमारा भी जो हम लोग आज अपनी पर्सनल ज़मीनों पे अपनी मिट्टी को दफन करते हैं, तो हम वहाँ नहीं करेंगे, जो बेलवा में कब्रिस्तान है वहाँ पे हम दफन करेंगे। अभी भी आप सोचिए कि अगर इनके लोटा और थाली में, अभी भी मैं मतलब डंके की चोट पे कहूँगा कि अगर हम गए इनके घर, अगर हम पानी मांग लें कि भैया हमको थोड़ा एक लोटा पानी दे, तो हम सबको नहीं कहेंगे। कुछ ऐसे प्रगतिशील सोच के लोग हो गए हैं जो बदल गए हैं, जो इस बात को नहीं मानते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको हम अपनी लोटा में या थाली में हमें पानी नहीं देंगे। भैया कौन बिरादर हो? अच्छा नट हैं, अच्छा अरे रे रे। तो सरकार के द्वारा जो सुविधाएं मिलती हैं आपके समुदाय को? सरकार द्वारा हम तो ये नहीं कहेंगे कि जो भी सारी सुविधाएं हैं वो सभी मिल रहे हैं, नहीं, कुछ सुविधाएं मिलती हैं, कुछ सुविधाएं नहीं मिलती। आप नट समुदाय का पारंपरिक काम था, वो अब लुप्त होता जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आपने बहुत सही पूछा। हमारी जो कल्चर है ना, हमारे समुदाय की, हमारे नट समाज की जो कल्चर है बहुत विलुप्त है। जैसे आला, अब एक टाइम पे हम देखते थे कई लोग आला गाते थे, आज वो आला गाने वाले एकाध लोग मिलेंगे, नहीं दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि नई जनरेशन, नई बच्ची उन कलाओं को मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, ले नहीं रहे हैं अपने अंदर। इसी तरह से डमरू और सांप का खेल है, अभी तो सरकार ने जो भालू और सांप और सब जानवर जो प्रतिबंध लगाया, उसके वजह से ये लेकिन रोजी रोटी पे बहुत इफेक्ट पड़ा, क्योंकि उससे वो थोड़ा सा जी खा लेते थे। मांगने वाला जो प्रथा है वो तो काफ़ी हद तक रुका है। हम नहीं चाह रहे कि मतलब वो चालू ही रहे, वो बंद होना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। हमने भी बचपन में भीख मांगा है,
कई महीनों तक भीख मांगा है, तो वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन कलाएं जो है वो जिंदा रहना चाहिए, कलाएं नहीं पर मरनी क्या चाहिए। काम चल रहा है आपका? हम्म? इस पर क्या काम चल रहा है? जैसे कलाओं पे देखिए, अभी जैसे ये बीन बजाने की जो कला है, आप इतना दम लगता है ना उसमें, आप जब बीन देखेंगे ना बजाने के लिए तो पूरा ऐसा गाल फूकता है और ये गले पे काफी प्रेशर होता है। कितना मधुर आवाज है बीन का। अब वो जैसे हमारे एक शरीफ हमारे दोस्त हैं नेवादा नट बस्ती के, अब वो बीन बजाते हैं, मैं देखता हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि भैया हमारा लड़का नहीं सीख रहा है और खाली हम ही, हमारे पास हमको ही बीन बजाने आता है, और हम नहीं रहेंगे तो ये बीन कौन बजाएगा। तो वहाँ पे हमने अभी क्या किया है ना, बीन बजाने को लेके और ढोल बजाने को लेके वहाँ पे हमने 4-5 लोगों को चुना है जो बीन और ढोल बजाते हैं। अब जो जैसे जो बच्चे हैं, जो जैसे हमारा भतीजा आदित्य है, जो छोटे उम्र के बच्चे हैं, जो सीखने की उम्र है, हमने बोला है बैठ के करके, और लगातार वहाँ प्रयास जारी है कि इनको ढोल और बीन का भी कला दीजिए, पढ़ने दीजिए इनको, ये स्कूल जाएं, पढ़ने दीजिए, स्कूल भेजिए, लेकिन थोड़ा सा वक्त निकाल के इनको बीन सिखाइए, इनको ढोल सिखाइए, इनको गाना सिखाइए। गाना भी गाते हैं, आल्हा भी गाते हैं, उसी में और भी गीत गाते हैं, तो हमने बोला कि इनको गाना सीखे। तो ये एक लगातार प्रयास जारी है कि हम कलाओं को इस तरह से कितना बचा पाते हैं। अब जैसे हमारे पिताजी को एक बड़ी कला महारत हासिल थी, वो कितना भी बड़ा कुआं हो, कैसा भी कुआं हो, उस कुएं में कितना भी गहरा हो, लोग जिस कुएं में मतलब डरते थे कि इस कुएं में नहीं उतरना है, हमारे पिताजी जाते थे और कईयों मिनट डुबकी लगाते थे। मतलब उनको कला थी कि वो पानी में काफ़ी देर तक सांस रोक के रखते थे। लेकिन हमारे अंदर वो कलाएँ नहीं आई। अब हम लोग पछताते हैं कि वो सीखना चाहिए था। अभी हम लोग तालाब में भी उतरने से डरते हैं कि तालाब में जाएंगे, तैरना नहीं है तो डूब, लेकिन पिताजी गहरे से गहरे कुएं में उतर जाते थे। आपके पिताजी आपके काम को लेकर क्या सोचते थे? मेरे पिताजी मेरे काम को लेकर बहुत गर्व महसूस करते हैं। वो जब तक थे, अभी 11 फरवरी को हमारे पिताजी की डेथ हो गई। एक दिन बता रहे थे कि मुझे, जब मैं सुनता हूँ 4 लोग पूछते हैं कि आपके बेटा कहाँ है या क्या कर रहे हैं इस टाइम, कहाँ पे गए, हमारा थोड़ा सा ये काम है, बच्चे को बोल दीजिएगा थोड़ा करवा दें, थोड़ा हमारे साथ मेहनत कर लें, तो वो गर्व महसूस करते थे। अब उनको लगता था कि मैं तो मजदूरी कर रहा था और डांट भी खा के चला आता था, मार भी खा के चला आता था, लेकिन मेरा बेटा जो प्रेम नट है वो गाली भी नहीं बर्दाश्त करेगा, आंख दिखाना भी बर्दाश्त नहीं करेगा, वो मरते दम तक फाइट करेगा। और मैंने बेलवा में फाइट किया है, राजेंद्र तिवारी के खिलाफ फाइट किया है, खुल के फाइट किया। राजेंद्र तिवारी ने हमारे ऊपर 505 बी थाना फूलपुर में मुकदमा लगाया, हमारे ऊपर राजद्रोह का उसमें मुकदमा लगाया कि ये विरोध कर रहा है। सोर्स वाले थे, पैसे वाले थे, हमारे ऊपर केस करवा दिया, लेकिन हम फिर भी लड़ते रहे। कई लोगों ने हमें धमकाने की कोशिश की बेलवा में, अपर कास्ट के लोगों ने, लेकिन हम लड़ते रहे। हम उस समय भी नहीं टूटे थे। हमने जैसे बताया कि बीच में हमें मारने की भी कोशिश की गई, हम उस समय भी नहीं टूटे थे, आज भी नहीं टूटेंगे। अब जो 38 का चल रहे हैं, जो बची ज़िंदगी है समाज के लिए कुर्बान है, ये समाज की ज़िंदगी है, ये हमारी ज़िंदगी नहीं है, ये समाज के लिए ज़िंदगी है। ये पूरी ज़िंदगी मैं वादा करता हूँ अपने समाज के लिए लड़ते लड़ते जाएगा। और जाते जाते मेरी इच्छा है कि सिर्फ प्रेम नट ही नहीं, ऐसे कई और प्रेम नट खड़े हों जो अपने समाज को आगे ले जाए।